माँ ने बताया था कि भूरा होली की मिठाई लेने आया था। मैं उस वक्त घर पर नहीं था और माँ के अनुसार हमारा घर भी उस वक्त मिठाई से खाली था। हमारे घर में इस वक्त मिठाई इस मात्रा में थी कि अगर हम 2 महीने तक ये मिठाई खाते फिर भी घर की मिठाई ख़त्म नहीं होती। घर में उसे देने के लिए मिठाई नहीं थी। माँ के ये कहने का मतलब था कि हमारे घर में ऐसी कोई पुरानी मिठाई नहीं थी जिसे हम भूरा को दे सकें। भूरा को नई और ताज़ी मिठाइयाँ कभी नहीं दी जाती। वो और उसका परिवार हर त्यौहार में बस सबके घरों में बासी खाना, बासी मिठाइयाँ, पुराने कपड़े या फिर कोई भी पुराना सामान लेने आते थे। मुझे भूरा को देखे हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। अब मैं छुट्टियों में घर कम ही आया करता था। माँ ने जैसे ही मुझे बताया कि भूरा आया था तो मेरे दिमाग में भूरा की 20 साल पुरानी तस्वीर घूम गई थी। वैसे वैसे भूरा का असली नाम भूरा नहीं था। उसका असली नाम उसके वर्ग से बिल्कुल अलग था। भूरा हमारे शहरों के उस वर्ग से आता था जहाँ भूरी बनियाइन पहनना इस वर्ग की पहचान बन गया था। ये ये भूरे रंग की बनियाइन पहनने वाला वर्ग हमें हमारे शहर में काम करता हुआ अक्सर दिख जाएगा। कभी छोटी छोटी दुकानों पर सामान उठाता हुआ, कभी मई जून की भीषण गर्मी में सिर पर कपड़ा बांधे रिक्शा खींचता हुआ, कभी किसी सड़क के कोने में अपने वज़न से ज़्यादा वज़न ढोता हुआ या फिर नए बनते घरों में धूल से लथपथ पत्थर तोड़ता हुआ। ऐसे ऐसे सारे काम करते वक्त भूरी बनियान पहने ये लोग अपने असल कद से थोड़ा झुके से नज़र आते। इनके इनके भूरी बनियान पहनने का एक बड़ा सा कारण ये भी था कि ये जल्दी गंदी नहीं दिखती और ये इसे बिना धुले काफ़ी दिनों तक पहन सकते हैं। हमारे घर में होली की मिठाई मांगने आए भूरा का असली नाम कुछ और था। ये बात मुझे एक बार मेरे पड़ोस में रहने वाले अंकल ने बताई थी। हाँ, वो शायद बताना भूरा को ही चाह रहे थे, पर बता वो मेरे जरिए रहे थे। मैं कहीं बाहर जा रहा था जब अंकल ने पान खाते हुए इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। भूरा उस वक्त उनके मकान में बन रहे नए चबूतरे के लिए उनके सामने नीचे बैठा हुआ पत्थर तोड़ रहा था। अंकल ने अपना चौकोर खाने वाला तहमत समेटा और अपनी स्टैंड पर लगी बाइक पर बैठकर पान की पीक अपने बगल में थूकते हुए बोले, "ए बेटा, तुम्हें पता है भूरा का असली नाम क्या है?" ये कहते हुए वो अपने मुंह में बचे हुए पान को अपने मुंह में संभालते हुए ही अपनी हंसी संभालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उस वक्त तक भूरा का असली नाम नहीं पता था, तो मैंने ना में अपना सर हिला दिया। अंकल अब अपनी खिलखिलाहट पान के साथ चबाते हुए भूरा की तरफ मुड़े और मुंह ऊपर कर अपना पान खंगालते हुए बोले, "ए भूरा, अपना असली नाम बताओ बे।" क्या भैया जी आप भी। भूरा ने शर्माते हुए एक बार अंकल की तरफ देखा और वापस पत्थर तोड़ने में व्यस्त हो गया। अंकल शायद अकेले बैठकर बोर हो रहे थे, तो उन्हें किसी ऐसे संवाद की ज़रूरत थी जो कुछ देर के लिए उन्हें बहलाए रख सके। हम जब भी बोर होते हैं तो खुद को बहलाने भर के लिए आसपास की हर चीज़ हमारे लिए खिलौना बनकर रह जाती है। भूरा आज के लिए अंकल का वही खिलौना था जिसे वो अपनी तरह से बजाना चाहते थे। उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से अपना पान से भरा हुआ मुंह आसमान की तरफ किया और भूरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, "अबे बताओ बे, शर्मा काहे रहे हो? हैं? भैया को अपना असली नाम नहीं बताओगे? हैं?" भूरा
भूरा शायद थका हुआ था। उसे कई सारे शब्दों में जवाब देने से बेहतर अपना नाम बताना लगा। उसने कुछ देर के लिए अपनी हथौड़ी को विराम दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, राजकुमार। राजकुमार नाम है हमारा। भूरा का इतना कहना भर था कि अंकल की जोर से हंसी छूटी और वो मेरी बाहों को जोर से दबाते हुए अपने पूरे शरीर को झंझनाते हुए हंसने लगे। अंकल की हंसी इतनी तेजी से बाहर आई थी कि मुंह में रखा हुआ पान बाहर आ गया था और सामने सड़क का थोड़ा सा हिस्सा उनकी पान की छींटों से लाल हो गया था। पान की छींटों से बचने के लिए भूरा थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। अंकल इस बात पर ध्यान ना देते हुए मेरे कंधे पर अपना हाथ मारते हुए बोले, देखा बेटा, राजकुमार। कभी देखा है तुमने किसी राजकुमार को पत्थर तोड़ते हुए? इतना इतना कहते ही वो फिर भूरा की तरफ इशारा करते हुए जोर जोर से हंसने लगे। भूरा उनकी हंसी से थोड़ा असहज दिखाई दे रहा था। फिर अंकल की बात पर खुद भी सक पकाया और हंसने से लगा। भूरा अपनी जगह से उठा तो पान की कुछ छींटें उसकी भूरी बनियान पर भी चमक रही थीं। उसने बनियान उतारी और पास लगे हैंडपंप में धोने के बाद वहीं हैंडपंप के ऊपर सुखाने के लिए डाल दी। इसके बाद बिना कुछ बोले भूरा अपनी जगह पर वापस आकर ईंटें तोड़ने लगा। गर्मियों में भूरा जब भी हमारे मोहल्ले में काम करने आता तो उसकी वो भूरी बनियान कहीं ना कहीं टंगी मिलती। गर्मियों के दिनों में दोपहर में लोग घर से बाहर कम ही निकलते थे तो उसका रिक्शा बेकार धूप में खड़ा रहता। इन दिनों में अपनी जीविका चलाने के लिए वो आसपास के घरों में छोटे मोटे काम कर लिया करता था। वो सारे काम करते वक्त उसकी वो भूरी बनियान कभी किसी पेड़ पर सूख रही होती, कभी दीवार पर टंगी होती या ज़्यादातर वहाँ लगे हैंडपंप पर सूख रही होती। भूरा अपनी भूरी बनियान दिन में 2 बार बिना साबुन के धुलता था, पर मुझे वो हमेशा गंदी ही नजर आती थी। वो अक्सर हमारे घर से पुराने कपड़े और सामान लेकर जाया करता था, पर मैंने उसे कभी भी उन कपड़ों में नहीं देखा। कई लोगों का कहना था कि वो ये सामान ले जाकर कहीं बेच देता है और उन पैसों की शराब पी जाता है। आज सुबह जब वो होली की मिठाई लेने आया था तो माँ ने मिठाई की जगह पैसे इसलिए भी नहीं दिए थे कि वो पैसे शराब में उड़ाकर ख़त्म कर देगा। उसका एक छोटा सा घर भी था, पर शराब पीने के बाद वो अक्सर अपने रिक्शे पर ही सो जाया करता। उसके रिक्शे के ठिकाने अक्सर बदलते रहते थे। आज अपने शहर में कई दिनों बाद जब मैं दौड़कर वापस आ रहा था तो घर के पास के पुल के नीचे मुझे भूरा का रिक्शा सा कुछ दिखाई दिया। नहीं, मैं उसके रिक्शे को नहीं पहचानता था, पर रिक्शे पर टंगी उसकी भूरी बनियान मुझे फिर से पहचानी सी लगी। मैं रिक्शे के करीब जाकर रुक गया। रिक्शे में कोई गठरी बना हुआ सा सो रहा था। एक बार को लगा कि गठरी की चादर हटाकर सोते हुए का चेहरा देखकर कंफर्म कर लेता हूँ कि ये भूरा है या नहीं, पर फिर कुछ सोचकर मैंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर बांध दिए थे। मेरी इस उम्र में मेरी जेबें मेरा हाथ बांधने के काम आती हैं, वरना मुझे अपने हाथों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब मैं थोड़ा पीछे हटकर रिक्शे पर टंगी उसकी भूरी बनियान को परख रहा था। बनियान के छेद देखकर लगता था कि इसमें अलग अलग आकार की गेंदें फंसी हुई हैं। इन गेंदों के आकार एक छोटे कंचे से लेकर क्रिकेट बॉल के आकार के थे। चादर के अंदर सो रहे का एक हाथ थोड़ी देर में चादर से बाहर निकल आया था। सूखी हुई डाली सा एक हाथ जिसके ऊपर पतली झिल्ली सी खाल चढ़ी हुई थी।
उंगलियों के पीछे के हिस्से में लटकी हुई खाल को देखकर लगता था कि उसकी भूरी बनियान के कुछ टुकड़े उसकी उंगलियों पर भी सूख रहे हैं। बूढ़ी उंगलियां अक्सर नींद में कांप उठती हैं। मेरी नज़र उसकी उंगलियों पर थी जब उसकी सारी उंगलियां हवा में एक एक कर कांप उठी थीं, जैसे नींद में वो हथौड़ी सा हवा में उंगलियों से चोट दे रहा हो। मैंने उसकी उंगलियों को कांपते हुए देखा तो थोड़ा पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर नींद से जागता हुआ सा लगा। उंगलियों से उठता कंपन अब चढ़ते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गया था। कुछ देर में ही वो उठकर बैठ गया और अपनी पुरानी चादर के टुकड़े से अपना मुंह पोंछने लगा। चादर से मुंह पोंछकर जब उसने अंगड़ाई ली तब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं उसके नींद से जागते ही ज़रा दूर हटकर खड़ा हो गया था। मुझे भूरा का चेहरा याद था। मैं उस चेहरे में कुछ 20 साल जोड़कर सामने वाले का चेहरा मिलाकर देख रहा था। चेहरे पर जुड़े 20 साल भूरा के पिछले सालों से थोड़ा सा मेल तो खा रहे थे, पर मैं अब तक इस बात से संतुष्ट नहीं था कि ये वही भूरा है। मैं अपनी जेब में हाथ डाले हुए ही उसके पास गया और अपनी असहजता को छुपाने के लिए अपनी रौबदार आवाज में बोला, तुम्हारा नाम भूरा है ना? वो बस अभी अभी नींद से उठा था। मैं खुद नींद से उठने के बाद कम से कम 2 घंटे तक बात नहीं करता हूँ। मुझे ये समझना चाहिए कि सुबह के पूछे जाने वाले सवाल हमेशा दोपहर तक बचा कर रखने चाहिए। पर मैंने अपनी रौबदार आवाज़ में अपना ये सवाल पूछ लिया था। शायद मेरा ये सवाल उतना बुरा नहीं था जितना मेरी रौबदार आवाज़ से लग रहा था। वो उखड़ते हुए बोला, क्यों, क्या कीजिएगा? शिकायत कीजिएगा कि यहाँ रिक्शा लगाकर सो रहा था? जाइए कर दीजिए, डरते नहीं हैं हम किसी से। आ जाते हैं सुबह सुबह धौंस जमाने। ये पुल तो बना भी नहीं था, तब से चला रहे हम रिक्शा। बढ़िया आसमान की छाव में सोया करते थे। बड़का बड़का पुल बना दिए हैं, साला यहाँ आसमान भी नसीब नहीं होता। पूरा शहर तो ढक दिए हैं आप लोग, अब कहाँ सोएंगे? अपने झोपड़े में जाके सोएंगे? क्यों सोएंगे वहाँ जी? झोपड़ा हटाकर नाले पर रखवा दिए हैं आप लोग। वहाँ बदबू के बीच काहे सोएंगे? बिना दारू पिए नींद नहीं आता है वहाँ। हमारा 25 साल का बेटा दारू पी पी कर मर गया जवानी में। हम नहीं मरेंगे ऐसे। हम पूरे शहर में कहीं भी सोएंगे, पूरा शहर है हमारा। जाइए जाइए कर दिए शिकायत जिससे करनी है। इस शहर में हमारे ऐसे लाखों भूरा हैं, आ जाते हैं सुबह सुबह। भूरा नाम है। सुबह सुबह उसकी डांट खाकर मेरी रौबदार आवाज़ अब थोड़ी सी दब गई थी। अब मैं ज़रा सहमते हुए बोला, मैं तो बस नाम पूछ रहा था कि तुम भूरा हो कि नहीं। उसने अपनी लटकी हुई भूरी बनियान उठाई और पहनकर अपनी गर्दन एक तरफ झुकाते हुए बोला, हाँ, ये भूरी बनियान देख रहे हैं ना, तो हम भूरा ही हैं। भूरा का है, इस शहर के राजा हैं हम, बताइए। पर राजा तो आप लोग हो भाई, हैं? हाँ, हम इस शहर के राजकुमार हैं। बताइए क्या कीजिएगा? जाइए कर दिए शिकायत कि ये शहर राजकुमार के बाप का है। साला कहीं भी सो जाता है। जाइए जाइए कर दीजिए, जाइए। राजकुमार अपने रिक्शे पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर चीख रहा था। उसका चादर उसकी पीठ पर कुछ इस तरह लटका हुआ था कि मुझे किसी राजा की पीठ पर लटका हुआ कपड़ा सा लग रहा था। मैं चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। मैं नहीं जानता कि वो भूरा था या नहीं, पर मुझे
इस बात की खुशी थी कि मैं भूरा को ढूंढते हुए राजकुमार से मिल गया था।